जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से कौन पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग को नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और वेनसांग के पुस्तक का नाम जो है ये सीयूकी है, सीयूकी। थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन जो है ये पुष्पविधि या वर्धन वंश का शासक था और हर्षवर्धन के पुस्तक का जो नाम है, इसने 3 पुस्तक को लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वहीं अगर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कविराज के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत एवं कविराज की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विजय पर इब्न बतूता की पुस्तक रहेला प्रकाश डालती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने, ये 1336 ईस्वी में किया था, 1336 ईस्वी में। वहीं अगर शताब्दी पूछे देता है एग्जाम में तो हो जाएगा 14वीं शताब्दी। जब भी शताब्दी आए तो जिस वर्ष में किया है उससे एक अधिक बढ़ जाना है। 1336 यानी 1300, इससे एक आगे बढ़ जाना है, 14वीं शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? मुगल वंश। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो अष्टप्रधान हो जाएगा शिवाजी। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का कवि। और अष्टदिग्गज होगा कृष्णदेव राय, यानी 8 कवियों, तेलुगु कवियों का जो था वो अष्टदिग्गज कहलाता था, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में था। और महाराणा प्रताप के बारे में जान लीजिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था ये चेतक था और हाथी का नाम राम सिंह था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो सर थॉमस रो ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो पृथ्वीराज की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। वहीं एक क्वेश्चन देखिए, हमेशा बहुत कम को पता है कि तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, वो आपका 1212 से 1215 ईस्वी में हुआ था। वो इल्तुतमिश एवं कुवाचा के बीच में हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध 1212 से 1215 चला था, जो कि इल्तुतमिश एवं कुवाचा के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क को। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो गुरु अंगद ने। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में कौन सा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत किए थे साबरमती आश्रम से। अब 5 अप्रैल को उन्होंने पहुंचकर 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। 5 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल। लोथल जो ये भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी किनारे है गुजरात में और ये गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? मल्ल। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस साम्राज्य को दान में दिया था? आजीवक। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कुषाणों को। शक संवत की शुरुआत जो ये किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो नादिया नहीं था। नालंदा विक्रमशिला था। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो अकबर को। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार की जो शुरुआत किया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किए थे और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो जयदेव। गीत गोविंद का जो रचयिता जयदेव था ये आपका लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। देखिए सेन वंश का जो अंतिम शासक था वो लक्ष्मण सेन थे, उसी के दरबार में जयदेव रहते थे। भारत में इटली से कौन यात्री आया था? मार्को पोलो। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे पोचमपल्ली तेलंगाना से और इसमें सबसे पहले भूमि जो दान में दिया था वो रामचंद्र रेड्डी ने दिए थे। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ का लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? मेसोपोटामिया। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन था इसलिए हम छोड़ दिए हैं। थोड़ा आप लोग गूगल कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ऐसे हम भी देख के कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो है 3 ओर, बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है वो त्रिपुरा जो है ये 3 ओर घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से ये देखिए पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में सीमा बनाता है, पूरब में नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो वैन गंगा नहीं है। वैन गंगा, पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, वर्धा, पूर्ण ये सभी जो ये गोदावरी की सहायक नदी है। कोसी, सोन और राम गंगा जो ये आपका गंगा की सहायक नदी है। पौंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इनमें सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है राजस्थान मैदान। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है तो ये पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। टोडो जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है गोंडवाना।
कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? तो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये बिहार से नहीं गुजरता है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरता है। सभी को ट्रिक पता है कि मित्र पर गमछा झाड़, इससे पता चल जाता है। टोटल 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो डिगबोई। जो सबसे पुराना है असम हो जाएगा, असम में है। वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा है, दुबई में है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है स्नायु। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है परमाणु घड़ियों द्वारा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। देखिए नमक कानून को तोड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से पूछा गया इसको। निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक वाला। देखिए दांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च 1930 या 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा गया था नमक बना करके, और 6 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इससे यही क्वेश्चन में बनता है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है उष्णकटिबंधीय वन नम वनों में। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट वे रेखाएं जो जोड़ती है समवर्षा वाली जगहों को। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं निकेल और फेरस। एक डाइस लगभग 1 बिलियन वाइट होता है, तो गीगावाइट। उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकलता है? कौशिक। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार का आपातकाल है। 1952 में राष्ट्रीय आपात है, 1956 में राष्ट्रपति शासन है, और 1960 में वित्तीय आपात है। देखिए वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन जो देखिए शुरू से हम आपको बताते हैं। पहले 1952 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अभी तक लग चुका है। 1962 में लगा है भारत चाइना युद्ध में। आपका उस समय जो राष्ट्रपति थे ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसी के बाद आपका 1971 में लगा है भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, उसमें बीबी गिरी के समय में, और फिर 1975 में लगा आपका आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रीय आपातकाल। उसमें आपका भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है, और सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगा है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और भगवान करे ना लगे। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। देखिए यहाँ पे संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है जहाँ औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित प्रक्रिया हेतु समक्ष पदाधिकारी है संसद। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई? 1984। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित था? देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से में सुमेलित है? तो जाइलम हो जाएगा, संवहनी ऊतक है। इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डाउनलोडिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। AC को DC में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर को। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाही और मुड़ने का क्या कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को
और इसरो के जो वर्तमान में अभी हेड हैं वो कौन है बताइए? एस सोमनाथ है 10वें क्रम के। और वहीं डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को, और डीआरडीओ के हेड जो हैं वो समीर वी कामत हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह साइनी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग में रहीमतुल्लाह साइनी। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और बदरुद्दीन तैयब जी नहीं है तो ये रहीमतुल्लाह साइनी हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें कि आपका प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली अंशदान पेंशन सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वयस्क शिक्षा सही है। मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय के बच्चों को दोपहर का भोजन ये भी सही है। यहाँ पे देखिए आप साइंस से देख लीजिएगा। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? अम्लीय। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंद क्षार। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? पारा। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु का नहीं होता है? तो खसरा नहीं होता है जीवाणु से। तपेदिक अंतर्ज्वार कुष्ठ रोग होता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। एक वयस्क मनुष्य के मगज का वह द्रव्यमान कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। प्रावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? रीढ़ रज्जु। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? 11 से 12। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके के लिए सलाह दी जाती है? कॉलरा। जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंचलाइन है? नाइक। निम्नलिखित में से कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर छत्तीसगढ़ में। बांधवगढ़ हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। डांडेली अंशी कर्नाटक में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रक्त में खनिज संबंधी शुद्धता किडनी द्वारा हटाई जाती है। शुद्धता नहीं, अशुद्धता। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित होती है? तूफानी मौसम। देखिए बैरोमीटर का पारा जब एकाएक नीचे गिर जाए तो तूफानी मौसम होता है, जब धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होता है, और जब धीरे धीरे ऊपर उठे तो साफ होने की संभावना होता है मौसम। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो इसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होगी 4 मीटर। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? अमेरिका। यहाँ से देखिए मैथ है जो कि काफ़ी आसान है, अगर बोलिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन करके PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे। ऐसे हम जो होता है उसको हम बना भी देते हैं। यहीं पे बोल रहा है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक की ज़रूरत है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे? तो यहाँ कुछ नहीं, देखिए 30 लाता है, 30 से फेल हो जाता है तो 30 60 60 किसके बराबर? 30 के बराबर है, 30% के बराबर। तो 30 दूनी 60 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 200 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पिता की और पुत्र की उम्र का वर्तमान योग 6 वर्ष है और 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले आ जाइए, 5 गुनी में पहले आते हैं। ये 5x हो जाएगा पिता और x हो जाएगा पुत्र और 6 वर्ष पहले हो जा रहा है तब -6 और -6। अब देखिए वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को यहाँ वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष पहले है तो -6, 6 वर्ष -6 है, नहीं 6 वर्ष पहले है तो 6 वर्ष पहले वर्तमान में लाने के लिए क्या होगा, प्लस करना होगा। तो 5x 6x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 48 हो जाएगा।
तो एक्स बराबर क्या जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब क्या बोला 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र देखिए 8, 8 6 14, देखिए 8 तो ये क्या हुआ आप वर्तमान उम्र होगी, ये क्या हो गया पहले का उम्र हुआ। आठ वर्ष जो उम्र हुआ ये 6 वर्ष पहले का है, तो क्योंकि एक्स हम माने हैं 6 वर्ष पहले का उम्र, तो 8 में 6 जोड़िएगा तो ये वर्तमान उम्र हो जाएगा 14 वर्ष। अब पूछ कितना रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 में फिर 14 जोड़ दीजिएगा तो 20 वर्ष हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे वही है, ए ने 600 रुपया बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार दिया एवं दोनों में 90 रुपया ब्याज के रूप में पाया, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। यहाँ पे 600 गुने 2 गुने एक्स प्रतिशत एक्स बटा 100 प्लस 150 गुने 4 गुने एक्स बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 एक्स, और यहाँ 0 0 कट गया, 15 चौके 60 एक्स। 60 10 देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 0 0 कट गया, तो 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा तो 15 है, तो 0 0 नहीं, एक के 0 कटेगा, ये 0 0 कट गया, ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 यहाँ 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 6 18 एक्स, 18 एक्स बराबर 90 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह यहाँ पे एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है यदि लागत 25% बढ़ा दिया जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर है, तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे, सब मैथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।